सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में, जबकि लाहौर में एक रोशन सुबह है। बहुत दिनों के बाद हमने जो है सूरज का चेहरा सुबह सुबह देखा। अच्छा, और कराची में धुंध है और कराची में जो है बड़ी तेज हवाएं भी चल रही हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो मौसम है कराची में ये ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो हमारे यहाँ भी जैसा होता नहीं है वैसे ही है कि हमारे यहाँ साफ है। धूप नहीं निकल रही थी काफी दिनों से, और एक दिन हमसा जब यहाँ पे इस तरह से मौसम साफ था ना, तो उस दिन इस्लामाबाद में धुंध थी। तो धुंध जो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं चली जाती है जब हमारे यहाँ पे मतला साफ होता है। लेकिन एक और बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सार्क एंड आसियान पोस्ट डॉक्टरल एकेडमिक डायरेक्टरेट जो है उसने एक रिसर्च एक मतलब वोटिंग ऑनलाइन जो है ऑनलाइन वोटिंग जो है वो कैरी करवाई कि दहाई की बेहतरीन खातून या बेहतरीन शख्सियत जो है वो कौन होनी चाहिए। और उसमें जो क्राइटेरिया था वो ये था कि जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा हो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया हो, जिनका अहम किरदार रहा हो सोसाइटी में। और हमारी बिल्किस ईदी साहिबा जो है वो शॉर्टलिस्ट हुई हैं उन 20 शख्सियात में जो कि इस दहाई की जिसे कहते हैं पुरसर तरीन शख्सियात। सो हमारे लिए बड़ा मोमेंट ऑफ प्राइड है। मोमेंट ऑफ प्राइड है कि उनको शामिल किया गया। और हम सोचते हैं कि शायद ये चीज़ें जो है कोई भी नहीं देख रहा होता, पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही होती है सिवाय हमारे अपने। हाँ, हम भी करते हैं इसलिए कि उनको तो बहुत मतलब हम साहब मुझे नहीं भूलते बिल्किस ईदी और ईदी साहब के वो इंटरव्यूज़ जो मैंने उनके किए हुए हैं। इतने हम्बल, इतने सादा, इतने दरवेश सिफत लोग ये लोग, और फिर जितनी डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें के लोग नापसंदीदा या अनवांटेड करार दे के छोड़ देते हैं, और इनके झूले जो हैं वो उन बच्चों को पनाह देते हैं। और ये एक इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जिसका मतलब अल्लाह ताला ही ने अजर देगा। बिल्कुल, अल्लाह ही इनको अजर देगा और हम सैल्यूट करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात है और हम कोशिश करेंगे उनसे इस बारे में मुलाकात भी हम आने वाले कुछ दिनों में आपसे करवाएं। अभी हम टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान टैलेंट की दौलत से मालामाल। हैदराबाद का रिहायशी शख्स खवातीन की आवाज में गाने का माहिर वसीम बगैर बैकग्राउंड म्यूजिक के गाकर समा बांध देता है। हैरत अंगेज बात यह है कि उन्होंने किसी उस्ताद से बाकायदा मौसीकी की तरबियत नहीं ली। रावलपिंडी में मैट्रिक का तालिब इल्म टेस्ट में फेल होने पर इमारत की तीसरी मंजिल से कूद गया। तलबा में मायूसी और मनफी रुझान का इस हद तक बढ़ जाना इंतहाई खतरनाक। क्या तलबा पर उम्मीदों और तवक्कुआत का भारी बोझ डाल दिया गया? अपने बच्चों की हमेशा हौसला अफजाई करें, उन्हें अपना रास्ता खुद तलाश करने दें। जी बिल्कुल, आपने टॉप स्टोरीज तो जान ली हैं और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। और ये तब्दीली अमेरिका में आई है। डोनाल्ड ट्रंप टाटा बाय बाय और वेलकम कह रहे हैं जो बाइडेन को। अच्छा, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ना 4 साल पहले भी दुनिया शशदर थी कि कैसे हो गया कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन और एकदम से जो है पासा पलट गया, और हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकी उम्मीदों का महवर व मरकज ठहरे। लेकिन हमजा इन 4 सालों में भी दुनिया ने बड़े शौक के साथ तमाम फैसलों को देखा। और कल की जो बाइडेन की स्पीच थी ना, मुझे एक बड़ी लीडर की, एक मोटिवेशनल, एक यूनाइटिंग, एक जमहूरियत पसंद की जो है ना हमें तकरीर वो लग रही थी। और ना एक जज्बा जिसकी हम बात करते हैं ना कि एक लीडर वो होता है जो अपनी कौम को जोड़ता है, जो अपनी कौम को एक जज्बा देता है, उसे हौसला देता है, उसे एक एनर्जी देता है कि आई कैन डू इट। और वो जो नहीं मतलब लूथर किंग का वो जो है कि आई हैव अ ड्रीम, तो आई हैव अ ड्रीम का जो एक वर्जन था वो हमें जो बाइडेन की तकरीर में दिखाई दिया। लेकिन मिलियंस की तादाद में वो जो परस्तार है डोनाल्ड ट्रंप के, जाहिर है वो एकदम से छू तो नहीं हो जाएंगे, कि गायब तो नहीं हो जाएंगे, वो मौजूद है और ये एक रियलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के जो इक़्तिदार का सूरज है वो अब गुरूब हो चुका है, डूब चुका है, और जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब
उतनी पुरवकार तो नहीं रही जैसे हुआ करती थी, और इसका शायद जो बाइडेन को कुछ दुख भी रहेगा कि पहले जब सदर बनते थे तो इतना हल्ला गुल्ला होता था, हमारी बारी आई है तो पता नहीं क्या हो गया। इसकी बहुत बड़ी वजह कोरोना कोविड भी है, लेकिन असल वजह जो है वो वही है कि कैपिटल हिल पे जो संगबारी हुई थी उसने यकीनी तौर पर हिला के रख दिया है इस वक्त पूरी दुनिया को, जहाँ पे कि जमहूरियत पसंद जो है वो अमेरिका की तरफ एज रोल मॉडल देखते हैं। अब जहाँ ये कैपिटल हिल में ये जो तकरीब हुई, यहाँ चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने नॉन मुंतखब सदर से सदारती हलफ लिया। नॉन मुंतखब नायब सदर कैमला हैरिस ने भी ओहदे का हलफ उठाया। उनको अमरीकी तारीख की पहली स्याह-फाम खातून नायब सदर होने का एजाज़ मिला। और मुझे बहुत अच्छी लगी थी बाइडन की स्पीच का वो पार्ट जब उन्होंने कहा कि 1806 में इसी जगह पे ख़वातीन अपने हकूक़ की बात कर रही थी, और आज हमारी जो है एक खातून वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जिसकी अहमियत यह है कि बाइडन जो है वो एक जिसे कह रहे थे ना उम्र रसीदा प्रेसिडेंट है, और अगर 4 साल की मुद्दत मुकम्मल नहीं होती तो कैमला हैरिस बगैर किसी इलेक्शन के प्रेसिडेंट हो जाएंगी यूएस की। यकीनी तौर पर ये बहुत सारी ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ और सूरत हाल है जिसके साथ उनका एज वाइस प्रेसिडेंट आना एक बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से तज्ज़ियाकार अनील साहिबा और खुर्रम लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। अब सूरज चढ़ा है पाकिस्तान में, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो सूरज है वो गुरूब हो चुका है उनकी सदारत का। जो नए सदर आए हैं, आप एंट्री कैसी देख रहे हैं, और क्या दुनिया पर इसके असरात होंगे जो तब्दीली आई है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। आज अमेरिका के लिए एक नया सूरज तुलू हुआ है और बहुत ही अच्छा दिन था अमेरिकन्स के लिए। हम लोग सब बहुत खुश हैं, खासतौर पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स मिल के यूनाइट होने का मौका मिला है। और नए सदर ने आते साथ ही जो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा है कि हम लोग we're the good people, the great nation, we require unity to come together in common love, opportunity, dignity and respect, and we the people, हम जो लोग हैं, हमारी पावर जो है वो हम लोग हैं। मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, मैं आप लोगों की वजह से यहाँ आया। और ये यूनाइट करने का जो मैसेज उन्होंने दिया है, जिस तरह से आपने देखा कि अमेरिका डिवाइडेड था पिछले 4 सालों में, यहाँ पे रेड और ब्लू की जो डिवीजन थी, आज उसको खत्म होने का मौका मिलेगा। और आप देखेंगे अगले 4 साल में अमेरिका जो है वो यूनाइट होगा। तो अमेरिकन्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी और बहुत अच्छी न्यूज़ थी। इसके साथ ही साथ आपने देखा कि आज सबसे पहली फर्स्ट फीमेल अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस, साउथ एशियन अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस ने भी हलफ उठाया, और ये भी औरतों के लिए एक बहुत खुशी का मुकाम था। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नीला अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहा यह जा रहा है कि जो बाइडन को वर्षे में एक ऐसी मुनकसिम कौम और बहरान मिले हैं जिनका उनके पहले आने वालों को कभी सामना नहीं करना पड़ा था। क्या बाइडन के लिए ये ओहदा सदारत जो है कांटों की सेज होगा, या ठीक है जैसे सदूर आते हैं वैसे ही मामलात होते हैं वैसे ही चलता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छा, हमारे अमेरिकन्स के लिए बहुत अच्छा दिन था। आपको पता है, जिस 3 हफ्ते पहले ये हमें लग नहीं रहा था कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऐसा पीसफुल होगा, और एकदम से जब एक अच्छी चीज़ होने लगती है तो वो फीलिंग्स जो बुरी होती हैं, डिवीज़न की होती हैं, वो चली जाती हैं। तो अभी तो हमें लग रहा है कि उनकी टोन, जैसे कि मेरे साथ जो पहले थे साहब, उन्होंने कहा बाइडन की टोन इतनी यूनिफाइंग थी, इतनी उन्होंने यूनिटी की बात की। उन्होंने बार बार कहा कि मैं सारे अमेरिकन्स का प्रेसिडेंट होऊंगा, और उन्होंने इतना अर्ज किया था इससे पहले भी अमेरिकन्स को कि यूनाइट करो। हम पीस नहीं पा सकते अमेरिका में अनटिल हमारे पास डिवीज़न है। तो हर चीज़ पे डिसएग्री कर सकता है इंसान, लेकिन करे पीसफुली। तो ये जो उनके मैसेजेस थे वो रेजोनेट किए और अमेरिकन्स ने सुना। और मैंने खुद जो देखा डीसी में, तो उन्होंने तो उनकी बात भी सुनी। एक तो मास्क पहनो और मत आओ इनॉग्रेशन। तो पूरी स्ट्रीट्स खाली थी और हर कोई टीवी पे बैठा उनकी बात सुन रहा था। मुझे लगा कि हमें बाइडन जैसा ही प्रेसिडेंट चाहिए था जो कि हमें एक सीधे रास्ते पे लाए। 4 साल बहुत ज़्यादा रॉकी और मुश्किल गुजरे हैं।
ठीक है। अच्छा, ये अब एक बदली हुई दुनिया है जिसमें जो बाइडन जो है वो 46वें सदर बने हैं। चीन एक उभरती हुई ताकत है और उसके साथ साथ ये जो वाक़या हुआ है कैपिटल हिल का, इसके साथ ब्रसल्स में जो एक ख़ास फीलिंग्स पाई जा रही हैं। अमेरिका अपने इत्तेहादियों में अपना वक़ार, अपनी साख और आलमी जो एक साख है उसको बरकरार रखने में किन चैलेंजेस का सामना होगा जो बाइडन को, ख़ासतौर पर जैसे एकदम से रिवोक कर दी थी ट्रंप ने न्यूक्लियर डील ईरान के साथ, जिसका कि गारंटर जो है वो यूरोपीय यूनियन था और यूरोपीय यूनियन ने इसको बड़ा सेंसिटिवली लिया था। आप समझते हैं कि जो एतमाद का फुकदान है इसकी बहाली भी जल्द मुमकिन हो सकेगी? अगर आप ये मुझसे पूछ रही हैं तो मैं ये बताऊंगी कि जैसे जो ओबामा की पॉलिसीज थी, ज़्यादातर डिप्लोमेसी, कंसिस्टेंट डायलॉग, वही पॉलिसीज चलेंगी। ईरान से भी निगोशिएशंस होंगे, बात होगी। और आपने देखा कि बाइडन ने बार बार कहा है कि ये वॉर्स के बाद अमेरिका थक चुका है, तो उन्होंने सबसे पहले वो मुस्लिम बैन ख़त्म किया। उसके बाद उन्होंने जो पाथवे टू सिटीजनशिप है, 11 मिलियन अमेरिकन यहाँ पर अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, उनको एक तरीका दिया कि तुम मत घबराओ, हम तुम्हें एक रास्ता देंगे सिटीज़न बनने का। उसके अलावा बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की हैं जो कि हमें इमीडिएट, एक साल तो हमें अमेरिकन्स को इमीडिएट हेल्प चाहिए, यानी कि वो रेंट नहीं दे सकते हैं, खाना कम है उनके घरों में, जॉब्स नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इतनी सुलझी हुई अपनी टीम ली है, नेशनल सिक्योरिटी की टीम, उनके एडवाइजर्स जो हैं, टोनी ब्लिंकन हैं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि उनको पता है कि जो भी अभी वो करेंगे और जाएंगे टूवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी तो वो वही होगी जो प्रेसिडेंट ओबामा की थी। दैट मीन्स डिप्लोमेसी विल बी कंसिस्टेंट और किसी के साथ कोई हेस्टी डिसीजंस नहीं लेंगे और ना बुरी बातें कहेंगे, ना ट्विटर पे गवर्नमेंट चलेगी। कि अब एक हिंदुस्तानी निजात जो है नायब सदर और फर्स्ट वुमन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये पाकिस्तान के लिए ये बात जो है कितनी सिग्निफिकेंट है, जबकि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपने कंसर्न्स भी शो किए हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो पिवट टू एशिया बराक ओबामा का वो जो एक था, इंडिया को जो उन्होंने डिक्लेयर किया था, पाकिस्तान को लेंस से नहीं देखा जाएगा, अफगानिस्तान लेंस से, चाइना लेंस से, पाकिस्तान को इंडिविजुअली देखा जाएगा और इन तमाम चीज़ों को हैंडल किया जाएगा जो कि इस खत्ते के लिए फ्लैश पॉइंट्स हैं? देखिए, ये हमें बात ज़रूर समझनी चाहिए एज पाकिस्तानी कि अगर अमेरिका की रिलेशनशिप इंडिया से हो सकती है तो पाकिस्तान से भी उतनी अच्छी हो सकती है। आज हमें कामला हैरिस ने यूनाइट कर दिया। मैंने तो नहीं सोचा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने सोचा मैं साउथ एशियन हूँ। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे कि एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप होनी चाहिए, इस वक्त जो बाइडन की टीम का दिमाग है जिस तरफ जा रहा है, उनका फोकस इस पे है कि एब्राहम अकॉर्ड्स को हम कायम रखें। इसका मतलब है पीस लाए मिडिल ईस्ट में, और इसके लिए सबने मेहनत की है, रिपब्लिकन्स ने भी की है, डेमोक्रेट्स ने की है, और बाइडन ने इसको फुल सपोर्ट दिया है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को अपने बारे में सोचना चाहिए और अपनी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहिए। और अगर इजराइल से भी दोस्ती हो रही है और इंडिया से भी बातचीत शुरू हो रही है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि दोनों मुल्क औरतों के हुकूक, ह्यूमन राइट्स के ऊपर और पॉवर्टी और एजुकेशन पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये नंबर 1 इशू होगा। पाकिस्तान की डेफिनेटली इम्पोर्टेंस बहुत है अमेरिका में और रहेगी, क्योंकि जियो स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा पाकिस्तान एज ए की प्लेयर, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर नेशन, उसकी आप स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप होनी चाहिए। आजकल दुनिया ग्लोबल है, हमें रीच आउट करना चाहिए एज पाकिस्तानी, जो कि मैं तो यहाँ बहुत क्लोजली जूइश कम्युनिटी के साथ काम करती हूँ। अब आप देखिए, सबसे सेनेटर चक शूमर पहले जूइश अमेरिकन हैं, वो हेड हैं। उसके अलावा कामला हैरिस के हस्बैंड हैं, वो जूइश अमेरिकन है। हम तो यहाँ बहुत अच्छी तरह सबके साथ काम करते हैं, और जब हमें अटैक होता है यही हमारे जूइश भाई बहन हमारे से आके बात करते हैं। तो इट्स टाइम फॉर अस टू चेंज आवर टोन, इट्स टाइम फॉर अस टू टॉक टू एवरीबडी एंड बिकम फ्रेंड्स, क्योंकि बाइडन के 4 साल विल बी ऑल डिप्लोमैटिक। He is going to bring decency and he is going to bring consistency back to America and American foreign policy. बिल्कुल ठीक है अनिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। खुरम साहब, ये आप बताइएगा कि जो नामजद वजीर दिफा हैं जनरल लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने अफगान अमन के हवाले से पाकिस्तान का जो किरदार है
उसको बहुत नागुज़ीर करार दिया है। तो ये एक कैसी खुशाइंद बात है हमारे लिए कि ये बात उन्होंने की है और वो समझते हैं कि अफगान अमल में पाकिस्तान का जो किरदार है वो सबसे अहम है। जी, ये बहुत खुशाइंद बात है और इसके साथ साथ आप ये भी समझने की ज़रूरत है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन, जब सेनेटर जो बाइडन थे, तो वो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह समझते थे और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस थी इस जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस जो इस रीजन में, वो उसको अच्छी तरह से समझते थे और वो समझते थे कि पाकिस्तान जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जब रशिया अफगानिस्तान से चला गया तो उसके बाद जो पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया, दैट वाज अ बिग मिस्टेक ऑन वर्ल्ड्स पार्ट। तो इसको समझते हुए मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग जारी रखेंगे और पाकिस्तान की अपनी अहमियत अपनी जगह पे रहेगी। इसके साथ साथ मैं छोटा सा एक पॉइंट ये भी बताना चाहता हूँ, अभी हमारी गेस्ट ने जो थोड़ा सा जिक्र किया पाकिस्तान जूइश रिलेशनशिप्स के बारे में, इसमें एक छोटी सी फंडामेंटल मिस्टेक है। वो ये कि पाकिस्तान नहीं समझता कि हम इजराइल के साथ रिलेशंस बहाल कर सकते हैं जब तक पैलेस्टाइन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट आपस में रिजॉल्व नहीं होता। तो ये चीज़ हमें समझते हुए अपने रिलेशंस को लेके आगे बढ़ना चाहिए। एक और पाकिस्तान जो वज़ीर ख़ारजा जो है, कल उन्होंने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जियो पोलिटिकल नहीं, जियो स्ट्रेटेजिक नहीं, जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है हमारी और ये ज़रूरत भी है इस वक्त की। इस चीज़ को कितनी कंसिडरेशन जो है वो बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से मिलेगी। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा, अगर अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान का अहम किरदार जो है वो मद्देनज़र हो, तो जो इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद कर दिया गया था, फिर कोलिशन सपोर्ट फंड जो है वो रोक दिया गया था, तो ये अहम डिसीजंस भी क्या पेश नज़र होंगे कि पाकिस्तान को जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है और वो तमाम मेजर्स जो कि वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान ने किए और इतनी कीमती जानों की कुर्बानी दी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको भी मद्देनज़र रखेगी और इन तमाम ट्रंप के किए हुए फैसलों को भी रिवर्स किया जा सकता है। जी देखिए, आपने देखा जो पहले 3 साल थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें पाकिस्तान एज एन एलाय, फॉर्मर एलाय विद यूएस, हमारे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाशिंगटन डीसी का विजिट किया तो वो इस्लामाबाद के लिए एक बड़ी अच्छी खबर थी, एक स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशंस था। और उसके बाद जो थोड़े से बैन थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उठाए भी थे। ये जो आपने अभी बताया एक बैन के बारे में, जो अमेरिकन मिलिट्री पाकिस्तान रिलेशनशिप जो उस पर जो बैन था, तो इसी तरह जब डेमोक्रेट्स अब आप देखेंगे कि ये जो चेंजेस हैं आहिस्ता आहिस्ता आएंगी इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप्स जो है इनको इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे, जो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी चेंज हो। बिल्कुल ठीक है। खुरम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें सीनियर तज्ज़ियाकार अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, आगा साले साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है, एक वसी तजुर्बा रखते हैं और प्रेडिक्शंस जो हैं आगा साले साहब जो कर रहे होते हैं वो बड़ी मानी रखती हैं। अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी उनके सुनने वाले उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। आगा साले साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आगा साले साहब, एक कहा जाए अलविदाई नोट जो है या वेलकमिंग नोट जो है वो गर्दिश कर रहा है, उसके बता दीजिएगा कि वो कितना मुसद्दिका है। जो यू नो आई वॉन, ये ट्रंप की जानिब से जो बाइडन को जो पहला पैगाम लिखा गया है, ये कितना मुसद्दिका है? जी, ऐसा है कि सदर ट्रंप से कुछ भी बईद है। वो अपनी तबीयत में इंतहाई यानी जिद्दी और खुदसर हैं और उन्होंने 150 साल की जो रिवायत है उसको भी तोड़ा है। और ना सिर्फ उस रिवायत को तोड़ा है बल्कि 21 तोपों की सलामी ली है जाने से पहले। और व्हाइट हाउस से जब निकले हैं तो अपने स्टाफ के साथ उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं व्हाइट हाउस से बहैसियत सदर के जा रहा हूँ, मैं यहाँ से एक्स प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं जाना चाहता था। और वो जो नोट ओवल ऑफिस की टेबल पे गया है वो मुसद्दिका नोट है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहे खुर्रम लतीफ़ मियाँ साहब, मेंबर डेमोक्रेटिक पार्टी, और आगा साहब तज्ज़ियाकार। हमने कोशिश की कि हम जान सकें कि ये जो चेंज ऑफ इंतज़ामिया है अमेरिका में, जो 46 सदर की आमद है, इसके साथ क्या असरात दुनिया के ऊपर पड़ेंगे और खत्ते के ऊपर। लेकिन इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। वक्त जो है वो इसका फैसला करेगा, क्योंकि हम ये देखते हैं नारे कुछ होते हैं, जब लोग आते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। और ट्रंप की ये बात कि मैंने पूरी दुनिया में कोई नई जंग का आगाज़ नहीं किया, ये बहुत अहम चीज़ है और पूरी दुनिया को इसी से फ़र्क पड़ता है कि अमरीकी आने वाला सदर जो है मुतशद्दिद कितना है और वो कितना जो है दूसरी दुनिया के साथ, जो बाकी ममालिक उनके साथ जंग का आगाज हो सकता है। तो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अब जो है ना राइजिंग चाइना के साथ जो दुनिया की सूरत हाल है वो यूनिलैटरल से बायलैटरल की तरफ है, और उसके साथ वर्ल्ड ऑर्डर जो है
उसमें भी बहुत वो है। अब उसको कितना एज सुपर पावर जो है अमेरिका रिटेन करने की कोशिश करेगा अपने स्टेटस को एज सुपर पावर, और उसके साथ साथ वर्ल्ड ऑर्डर को, या फिर लिबरल ऑर्डर एंड वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें कुछ और चीज़ें सामने आएगी। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि इम्पैक्ट करेंगी पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी। चले जी, उम्मीद के साथ एक ब्रेक लेते हैं कि जी बेहतर हालात होंगे और फिर आपसे मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो जी, पाकिस्तान में तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है और बहुत अजीब सा टैलेंट भी कभी कभी सामने आ जाता है कि आप सोच नहीं रहे होते कि ऐसा भी हो जाएगा, तो ऐसा हो गया है। पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और बिल्कुल जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में वो गुनगुनाते हैं, और आप देखें खातून की आवाज़ ऐसे वो गुनगुनाते हुए निकाल रहे होते हैं कि आपको आंखें बंद कर ले तो गुमान ही नहीं होता कि ये मर्द है जो गा रहा है। वाकई ये लता मंगेशकर की आवाज़ जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा निस्वानियत ली हुई आवाज़ है। सो मेरा ख्याल है कि आपको मिलवाते हैं इनसे, और ताकि आप खुद देख सकें कि जो हमजा ने आपको बातें बताई हैं वो आपको कैसे उसमें नज़र आता है ये सब कुछ। वसीम उर्फ लता इनका नाम है जी। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब, ये वसीम उर्फ लता, ये आपका मतलब किसने आपको ये उर्फ किसने दिया है? लोग कहते हैं, आप खुद से खुद को कहते हैं? जो दोस्त मुझे प्यार करते हैं वो, मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो वो दोस्त बोलते हैं आवाज़ लता की है और गारा वसीम है। अच्छा। तो फिर कुछ अरसे के बाद देखते देखते उन लोगों ने जो है नाम रख दिया, वसीम लता लक़ब दे दिया। ठीक है। अच्छा। अब मुझे जो जी वसीम साहब, पहले तो हम आपसे सुनेंगे, फिर आपसे बात करेंगे कि एक दफ़ा जो है व्यूअर्स सुन लें कि आप कैसा गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, और वाकई आवाज़ वैसी है कि नहीं है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तुम जो कहे। मैंने तो एक और गाना सुना है। मैंने तो सुना नहीं, मर्दों की आवाज में भी गा लेते हैं, या ये स्पेशलिटी है कि सिर्फ जो है मैंने लता की आवाज में गाना? वाह 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 वसीम, क्यों मतलब वसीम की आवाज में गाने का शौक ख्याल कैसे आया? बिल्कुल अपनी आवाज़ में भी गाता हूँ, और माहौल को देखते हुए जब अगर दोस्त बोलते हैं कि ड्यूट में हमें कुछ सुनाएं तो फिर मैं ड्यूट में भी सुनाता हूँ। तो बस आप समझे, हम दोस्त आपसे फरमाइश कर रहे हैं ड्यूट में कुछ सुनाएं प्लीज। हमको चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो।
हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। वाह 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 एक वाह। अब टिकट लता में दो वाह लता मजे। जी कहें या वाह वसीम साहब कहें, हमें समझ नहीं आ रही है। एक टिकट में दो मजे हैं। मतलब है कि लता एंड रफ़ी एंड लता एंड मतलब किशोर कुमार, मतलब जो चाहें आप बस सुनते चले जाएं। मुझे पाकिस्तानी लता के अच्छा, पाकिस्तानी लता के और कोशिश है कि मैं बहुत सारे गाने अपने पाकिस्तान के लिए भी गाऊं, और अच्छा, जैसे हमारी मैडम नूरजहां, तो मैडम का कोई गाना भी आप गाते हैं बहुत वसीम बड़ा साहब? मैडम का कोई गाना भी आप गुनगुनाते हैं जो आपके हमें दोस्त उनसे बहुत पसंद सारे करते हैं? औरतों के गाने क्यों सुनने हैं? क्योंकि उनकी स्पेशलिटी है। अब एक बंदा बिरयानी अच्छी बनाता होगा तो उससे मिठाई लेने तो हम नहीं अच्छा, जाएंगे। वसीम बताइए, जैसे आपसे हमजा फरमाइश कर रहे हैं, अब अच्छा गाते हैं औरतों की आवाज़ में, लेकिन क्या अच्छा लगता है? अगर आपसे ख्वातीन के गाने सुनने की फरमाइश की जाए या मर्दों के सुनने की जाए, तो आपको खुद को क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है जब मैं ड्यूट में परफॉर्म करता हूँ, ओके, और क्योंकि मुझे लोग जो जानते हैं वो लता के जो गाने हैं ड्यूट में मैं परफॉर्म जब करता हूँ उससे ही मेरा एक नाम है, पहचान है। So, हमजा बिल्कुल और सही कह रहे पहचान हैं, भी उसी से ही है। बिल्कुल सही। तो आप अब हमें कोई पाकिस्तानी गाना ड्यूट पे सुनाना चाहें या या सिंगल मैडम का सुनाना सुना चाहें? दें तो एक छोटा सा मैडम का है, बहुत प्यारा है, मुझे भी बहुत पसंद है। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तासे करे बातें, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें। ब्यूटीफुल, क्या बात है वसीम साहब, बहुत खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत। और वैसे आप प्लेबैक सिंगिंग में आने का इरादा रखते हैं? कभी किसी ने कांटेक्ट किया है, कभी आपने जाके किसी से कांटेक्ट किया है कि जी कि एक टिकट में दो मज़े आप ले सकते हैं, दो सिंगर्स को पैसे ना दें, मुझे अकेले को दें, मैं दोनों गा के दूंगा? ऐसा बहुत जगहों पर होता है, और बहुत अच्छी मेरी दोस्त भी हैं सिंगर। मैं जब परफॉर्म करता हूँ वहाँ पर अगर फीमेल आ जाती हैं तो मैं बोलता हूँ भाई पहले जो है इनकी एंट्री आप करा दें, क्योंकि और फिर उसके बाद मेरी जब एंट्री होती है ना तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लोग बोलते हैं, बोले यार ये तो इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी, जब बहुत अच्छा भी लगता है दोस्त जब मुझे ये खुशी भी देते हैं, दाद भी देते हैं, और वो जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ वहाँ पर, और फिर वो उसके बाद वो जो सिंगर है वो थोड़ी सी नर्वस भी हो जाती है, तो मुझे वो सही नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इनकी आप एंट्री करा दें ताकि उनकी एंट्री जो है वो किल नहीं हो। वाह, बहुत अच्छी बात है, आप एक केयरिंग आर्टिस्ट हैं। सो दुआ है कि आपको अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है कि बैक वक़्त दोनों मर्दाना और जनाना दोनों टोन्स में आप खूबसूरत
जो है वो नगमियत आपकी आवाज़ में ना खास नगमियत है ना, जो कि दोनों टोन्स में है। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वसीम, आप हिस्सा बने सुबह सवेरे पाकिस्तान। जो मुनफरिद टैलेंट है ये हमारे सामने भी आया कि कितना मुनफरिद है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नेशनल गेम की बात करते हैं, याद है कुछ कि कौन सा था वो? मतलब चुगली? अच्छा, हॉकी की बात कर रही हैं? जी एग्जैक्टली, इसी हॉकी की बात कर रही हूँ, जब हमें याद भी नहीं रहता। क्रिकेट के लवर्स जो हैं उन्हें याद ही नहीं होता कि हॉकी भी है कोई गेम। अच्छा, मैं वैसे कॉलेज में हॉकी खेलता रहा हूँ, मतलब कि मुझे हॉकी बहुत पसंद थी, लेकिन आप देखें जो हॉकी का हाल हुआ आहिस्ता आहिस्ता सबके दिमाग से पिछड़ गई। सुहेल अब्बास के बाद मैंने तो हॉकी नहीं देखी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और यही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि बहावलपुर शहर इंटरनेशनल हॉकी ओलंपियंस का शहर है, जहाँ से मतीउल्लाह, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, आतिफ बशीर, उमर भुट्टा और दीगर बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो कौमी टीम का हिस्सा बने। और आपके सामने सूरत हाल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और बहावलपुर का ये ड्रिंक स्टेडियम है जहाँ मतीउल्लाह ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बनाया गया था, जो इस वक्त तबाहाली का शिकार है। फरा अगर वो देखें वो उखड़ चुकी है और उसी के ऊपर जो है खिलाड़ी जो है खेल रहे हैं। अमजद अवान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं। जी अमजद, बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें हॉकी की तो हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और ओलंपियंस का शहर बहावलपुर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में। 12 साल कबल जो यहाँ 7 करोड़ रुपए की मालियत से ऑस्ट्रोटर्फ बिछाया गया था, लेकिन 12 साल गुजर चुके हैं इस ऑस्ट्रोटर्फ को लगे हुए। इसकी जो इसकी लाइफ थी वो तकरीबन 7 साल हो चुके हैं इसकी लाइफ गुजरे हुए। उसके बावजूद अभी तक ये उधड़ा हुआ ऑस्ट्रोटर्फ जो है यहाँ पर मौजूद है। खिलाड़ी यहाँ से जो नेशनल टीम में गए वो इसी बहावलपुर से ज़्यादातर खिलाड़ी पहुँचे हैं नेशनल टीम में और वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है इनको इन फटे हुए ऑस्ट्रोटर्फ पर किस तरीके से खेलने का मज़ा आता है, क्या इनको परेशानी होती है या नहीं। जी बताइएगा। जी यहाँ पे ऑस्ट्रोटर्फ ये आपके सामने है कि सारा ख़राब है यहाँ पे, तो हम यहाँ खेल नहीं सकते। हमारी गवर्नमेंट से अपील यही है कि जल्द से जल्द हमारे ऑस्ट्रोटर्फ को चेंज किया जाए। ये बहावलपुर ओलंपियंस का शहर है, यहाँ से बहुत से ओलंपियंस, फ्लाइंग हॉर्स जैसे नाम यहाँ से निकले बहावलपुर से। हम भी यही चाहते हैं कि हम अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हुए बहावलपुर का नाम इसी तरह रोशन करें। जो कि फटा हुआ ऑस्ट्रोटर्फ है, अगर कोई पास करते हैं तो फटे होने की वजह से बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से प्लेयरों को चोट लगने का ज़्यादा चांसेस होते हैं और ख़तरा भी ज़्यादा होता है। तो हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि जल्द अज जल्द इस ऑस्ट्रोटर्फ को दोबारा बिछाया जाए और इसको रिपेयर किया जाए, जैसे भी हमारे मसाइल को हल किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, इन नौजवान खिलाड़ियों का यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है मौजूदा हुकूमत नोटिस ले और यहाँ जो ऑस्ट्रोटर्फ पुराना बिछा हुआ है इसको उखेड़ कर यहाँ पर नया ऑस्ट्रोटर्फ लगाया जाए। ये जो उधड़ा हुआ फटा हुआ ऑस्ट्रोटर्फ है ये यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों को जो है वो मुँह चिढ़ा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। यह अहम मामला है जिस तरफ आपने जो है निशानदेही की, लेकिन ये निशानदेही होने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है जब भी बात की जाए कौमी खेल की। और ये एक अफसोसनाक बात है। हम सब, मुझे याद है जब ये ऑस्ट्रोटर्फ पे हॉकी चेंज हुई थी ना, तो यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जो है ग्रासी ग्राउंड्स पे खेलने के आदी थे। ऑस्ट्रोटर्फ पे जाके मसल्स पुल हो जाते थे, ना स्टेमिना था ना उसकी ट्रेनिंग थी। और यहाँ पे मुश्किल से अगर ऐसे कुछ ऑस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स, और आपको पता है जब इंटरनेशनली खेला जाता था तो ऑस्ट्रोटर्फ इतना गीला होता था कि जब आप स्ट्रोक लेते थे तो उसमें पानी आपको बाकायदा उड़ता हुआ दिखाई देता था। ये तो ड्राई सूखा हुआ पड़ा। मुझे नहीं पता कि जो लोग इसकी देखभाल के लिए मामूर हैं उन्होंने क्यों इतना नजरअंदाज किया। कितने लोग होंगे देखभाल पे मामूर। आप ये भी देखें ना कि हमारे कौमी खेल का जो हाल हुआ, वो हमारे खिलाड़ी कहते हैं कि अगर हमें सुबह नान चने खिलाए जाएंगे तो फिटनेस हमारी किधर होगी, हमें तो फ्रूट्स के पैसे नहीं दिए जाते। हाँ, सो ये हमारे इंटरनेशनल पे ओलंपियंस की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, यही अफसोसनाक बातें जो हैं उनमें एक पहलू वो है जहाँ पे हम सब शामिल हैं और हम सब शरीके जुर्म हैं। आज ये स्टोरी हम आपके सामने रख रहे हैं, एक अफसोसनाक खबर। और ये तवातर के साथ खबरें जो हैं ये मुख्तलिफ शहरों से आ रही होती हैं कि स्टूडेंट ने किसी स्ट्रेस में, किसी दबाव में जो है अपनी जान ले ली, खुदकुशी ले ली। और ये मैट्रिक का एक तालिबान टेस्ट में फेल हो गया, दिल बर्दाश्ता हुआ, तीसरी मंजिल की छत से कूद कर जान देने की कोशिश की। जो कि मतीन नामी ये नौजवान है और उसके स्कूल अब खुला था, ऑनलाइन क्लासेस नई बच्चों की हो सक रही सही,
अब बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं, हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं और उसमें ये रिएक्शन जो है वो सामने आया है। उसकी जान बच गई है लेकिन शदीद इंजरी कहा जा रहा है कि अल्लाह ना करे ये हो सकता है कि वो खुदा ना खास्ता सारी ज़िंदगी की माजूरी का शिकार है क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूटी। बिल्कुल, ये बहुत मायूसी है और ये हम सब ऐसा करते हैं। हम बतौर रिश्तेदार सबसे जालिम लोग हैं जब हम पूछते हैं आपके बच्चे के कितने नंबर आए हैं, और फिर पेरेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं फलां के बच्चे के इतने नंबर आ गए, फलां के इतने नंबर आ गए, पता नहीं हम क्यों नहीं सोचते। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। मैरी परवेज़ नफ्सियात है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैरी। कितनी हौलनाक दास्तान है ये जो कि हमें तवातर के साथ सुनने को मिल रही है। अगर हम क्रिकेट टीम को ये दे सकते हैं कि जी उन्होंने एक कोविड की वजह से बड़े स्ट्रेस का शिकार है और परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो बच्चे भी तो स्ट्रेस का शिकार हैं। हम क्यों उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसी तरह से परफॉर्म करें 100%? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इस तरह की खबरों की ये होती है कि जब कोई बच्चा सुसाइड अटैम्प्ट करता है तो हम फ़ौरन से उसको लेबल कर देते हैं स्टूडेंट का, कि वो स्टूडेंट है और स्टूडेंट ने सुसाइड अटैम्प्ट की है या कमिट की है। जो वो स्टूडेंट है वो एक इंसान है, वो एक बेटा भी है, वो एक फैमिली के अंदर भी है, उसके रिलेशनशिप्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि कोई एक फैक्टर नहीं है। आज के दौर के अंदर जितनी भी ये खबरें हम लोग क्राइम शोज़ के ऊपर या न्यूज़ चैनल्स के ऊपर दिखा रहे हैं, इसकी कोई सिर्फ एक साइड नहीं है। सिर्फ हम साइकोलॉजिकल रीजंस इसकी नहीं कह सकते हैं, साइको सोशल रीजंस हैं इन चीज़ों की। दैट मीन्स कि साइकोलॉजिकल और सोशल रीजंस है जो कि उसका अमेलगमेशन बन के जो है इस तरह का कोई वाक़या जो है वो पेश आता है। अच्छा, सुसाइड की जो है वो 3 टाइप्स हैं। सुसाइड आइडिएशन है, सुसाइड अटेम्प्ट है और कमिट है। सुसाइड आइडिएशन का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा ये बात करने लग जाए या सोचने लग जाए कि मैं सुसाइड कमिट कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, क्या वो विजुअलाइज करना शुरू हो जाए मेंटली। सुसाइड अटेम्प्ट करने का मतलब है जैसे ये बच्चे ने मतलब करना तो वो कमिट ही जा रहा था लेकिन खैर उसने अटेम्प्ट किया, दैट मीन्स के उसने कोशिश की है, और उसके बाद कमिट कर देना दैट मीन्स कि जब फाइनली डेथ भी हो जाए। अब हमारे यहाँ पर देखें कि जैसे आपने यू जस्ट राइटली सेड कि आपके रिलेटिव्स जो हैं या अदरवाइज पीपल जनरली दे डोंट हैव दिस एम्पैथी कि अगर हम किसी से इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता कि बच्चा या कोई भी इंसान किन किन चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है और बगैर कोई बैकग्राउंड जाने हुए हम ऐसी चीज़ आगे बोल देते हैं। ये अभी भी हमारे सोसाइटी के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टिग्मा है। जब किसी बच्चे की या किसी भी इंसान की सुसाइड कमिट करने की वजह से डेथ होती है तो माँ बाप बाहर लोगों को ये नहीं बताते कि इसने सुसाइड अटैम्प्ट किया है या कमिट किया है। वो यही बताते हैं कि बस अचानक से डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फलाना ढमकाना, हम कोई रीज़न देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैरी, मुझे इस तरह से मालूम है कि ब्रिस्टल वगैरह जैसी यूनिवर्सिटीज़ थी कुछ जहाँ पर के उन्होंने नोट किया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड की तरफ हैं या उनकी जैसे आपने कहा सोचते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं। उन्होंने वहाँ पे काउंसलिंग सेशन इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप किया कि जैसे ही उन्हें ये सिम्टम्स फील होने लगते थे कि कोई स्टूडेंट जो स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है तो उसको काउंसिल करना शुरू कर दो, टेकअप कर लेते थे, वो उसे ट्रीट करना शुरू कर देते। हमारे यहाँ पर फीसें तो प्राइवेट स्कूल्स बहुत लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है कि आप स्ट्रेस दें तो ना, और अगर कोई बच्चा घर से भी लेकर आ रहा है तो कम से कम आप आइडेंटिफाई तो कर सकें, आप उसको ट्रीट तो कर सकें। आई हैव वर्कड इन द बेस्ट ऑफ स्कूल, जो कि सो कॉल्ड हमारे बेस्ट स्कूल्स हैं जिधर काउंसलर्स भी मौजूद होते हैं, और वहाँ पर बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग बुलिंग जो है वो आपके टीचर्स भी कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं, आपके मतलब हम बच्चों के साथ हम कहते हैं ना कि वो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बच्चों को बुली कर रहे हैं, वो दैट्स अनदर स्टोरी। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं इमिटेशन से, ऑब्जर्व करने से। तो बुलिंग भी हम ही उनको सिखाते हैं। जब हम घर पे कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं छोटे को बड़े से छोटे को, और उसके अलावा कज़न्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, तो आप वन वे और दी अदर बच्चे को बुली कर रहे हैं। सुसाइड रेट्स दुनिया के अंदर जो रिसर्च है वो आपको ये बताती है कि नंबर 1 कॉज सुसाइड अटैम्प्ट करने का सबसे पहले तो है कि मेंटल इलनेस के ऊपर जो हम अटेंशन नहीं दे रहे। दूसरा सबसे बड़ा कॉज है फाइनेंशियल इश्यूज़, और तीसरा बड़ा कॉज है टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसमें आपकी फैमिली भी आ जाती है, जिसके आपके अंदर दोस्त भी आ जाते हैं और आपका स्कूल का एनवायरनमेंट भी आ जाता है। तो ये जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगा उतना कॉम्प्लेक्स उसका सोल्यूशन भी होगा। जैसे आपने कहा कि हम लोग क्यों स्कूल्स के अंदर या अदरवाइज काउंसलिंग को नहीं प्रेफर कर रहे हैं। आप देखें कि मेंटल हेल्थ जो है, अभी तक एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आई स्ट्रगल एवरी डे। जब मेरे पास कोई आता है तो मेरा पहला सेशन उनको कन्विंस करने में लग जाता है कि आपको मेंटल हेल्थ
क्यों एक टैबू नहीं समझना चाहिए और क्यों आपको इसको इलाज करवाना थेरेपी लेनी चाहिए आपको। तो आप ये देखें कि अभी हम उसी स्ट्रगल के अंदर हैं जहाँ पे हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को। ये एक मसला है, बिल्कुल है, बताने के लिए। और इसलिए सुसाइड जैसी चीज़ जो कि इतनी आम है, 3 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में एवरी ईयर एनुअल बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ कर रही है, और उसके अंदर आती है आपकी ड्रग अब्यूज़, आपका सेक्सुअल अब्यूज़, एंड देन थर्डली योर सुसाइड रेट्स। ये एनुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं, नॉट इन नंबर्स ऑफ हंड्रेड्स बट इन थाउजेंड्स। बिल्कुल मैरी, आप हमें ये बताएं पहले कि क्या तमाम जो बच्चे हैं वो स्टीफन हॉकिंग बन सकते हैं? क्या सबका दिमाग एक जैसा बन जाना चाहिए? बन जाना चाहिए। क्या हर बच्चा ही सचिन तेंदुलकर बन सकता है? क्या हर बच्चा ही वसीम अकरम बन सकता है? क्या हर बच्चा ही उधर से कोई साइंसदान, बड़ा एटमी साइंसदान बन सकता है? ये तो हमारी बहुत बेवकूफ़ी होगी एज अ सोसाइटी टू थिंक कि हर बच्चा जो है वो इतना ही IQ लेवल उसका ज़्यादा, और इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एकेडमिक ग्रेड्स के लिए नहीं होती है, आपकी काइनेस्टिक ही है, कि जिसका मतलब है कि आप स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप किसी स्किल में इंटेलिजेंट, म्यूज़िक में इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप राइटिंग वाइज इंटेलिजेंट, मतलब किसी चीज़ें, समबडी हु इज़ एकेडमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, एज आ रहे हैं बच्चे के, वो हो सकता है एक अच्छा राइटर ना हो सकता है अच्छा म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता हो, और ये इंटेलिजेंस की आपकी 8 कैटेगरीज हैं, तो हम इंटेलिजेंस को सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते। मेरी बहुत शुक्रिया आप आई, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत अहम है, टीचर बहुत अहम है, इस चीज़ का ख्याल रखें। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और अब हम चलेंगे हेडलाइंस की तरफ। कराची पाकिस्तान का दिल है, मगर हुक्मरानों की बेहिसी के बायस मसाइल का गढ़ बन गया। लाहौर न्यूयॉर्क टाइम्स के बेहतरीन सयाहती मकामात की फहरिस्त में शामिल। कराची पोर्ट सिटी होने के बावजूद पीछे क्यों रह गया? साहिल समुंदर, जजीरों समेत बेशुमार तफरीही मकामात से मालामाल सनती शहर का वजूद खंडर बना दिया गया। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। नौजवान तबका पाकिस्तान के आज, कल और मुस्तकबिल के लिए असासा, मगर मुल्क के मेमारों की बड़ी तादाद नाख्वानदा और फनी तरबियत से नाआशना। नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों का हिस्सा बनाने के लिए ठोस पॉलिसियों की जरूरत। वजीर आजम नौजवानों को अपनी ताकत करार देते हैं। क्या हुकूमत ने नौजवानों की सलाहियतों से फायदा उठाने के लिए कोई अमली इकदाम किए? जराइम पेशा अनासर के शहरियों को लूटने के नित नए तरीके। कोरोना वबा के दौरान ऑनलाइन राइडर से खाना मंगवाने का रुझान। चालाक मुल्ज़मान ने डिलीवरी बॉयज का रूप धार कर वारदातें शुरू कर दी। जराइम के बढ़ते वाक़यात ने शहरियों के खौफ में इजाफा कर दिया। सब्जियां खाएं, हजारों पाउंड इनाम पाएं। बरतानिया में गैर हैवानी अज्जा से खाने तैयार करने वाली कंपनी का अनोखा ऐलान। मुसलसल 3 माह गोश्त न खाने पर 50,000 पाउंड इनाम दिया जाएगा। पूरे साल सब्जियां खाने वाले को साल भर के लिए 1 लाख पाउंड की सब्जियां मुफ्त मिलेंगी। 2 लाख पाउंड की सब्जियां भी मुफ्त में, तो फिर भी मैं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा चलें, इसकी वजह जो है ना हम फराज से पूछेंगे जब हम इस की बात भी कर रहे होंगे। अभी फराज, मामला ये है कि कल हम बैठे जब बात कर रहे थे, हमारी टीम मीटिंग चल रही थी, तो उसमें ये बात हो रही थी कि बड़ी अच्छी बात है कि लाहौर को उन 52 मकामात में शामिल कर लिया गया। लेकिन एक आइडिया ऐसा आया जो वाकई हम सबके दिल को लगा। वो ये था कि भाई कराची सबसे ज़्यादा जो है पैसे देता है पाकिस्तान को, सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा वहाँ से होता है, सबसे ज़्यादा कारोबार वहाँ पर होता है। यहाँ पर कराची का नाम क्यों नहीं है? भाई उसकी आबो हवा सबसे ज़्यादा मोतदिल, टेम्परेचर्स हाई नहीं जाते, ना सर्दियों में ना गर्मियों में, समंदर है। और हमजा, चूंकि मेरी तो एजुकेशन वहाँ से है, जिस ज़माने में मैं JPMC में पढ़ा करती थी, हमें मालूम है कि ये जो आपका हॉक्स बे है, या ये जो आपका सैंड स्पिट है, या ये जो आपका क्लिफ्टन है, निस्बतन साफ होते थे, इतना गंदा नहीं होता था। लेकिन इतना अब तो जिसे कहते हैं ना, जाएं आप तो बदबू से सांस लेना महाल है। किमाड़ी और इस तरह के इलाकों से आप गुजर नहीं सकते, और मतलब आपको आपका दिल खराब होना शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम वहाँ पर मौजूद नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, गैस आ नहीं रही, पानी जो है वैसे पीने के लिए नहीं है, लेकिन बारिश होती है तो घरों में दाखिल हो जाता है। अजीब ही हालात हैं। तो इतना पैसा जो है जनरेट कर रहा है, और पाकिस्तान का दिल है,
मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुआशी हब है, रोशनियों का शहर है, और न जाने क्या क्या नाम हमने दिए और कुछ और नहीं दिया। क्या वजह है कि दुनिया को इसके जायके, इसकी लज्जतें, इसकी खूबसूरतियाँ, इसका मौसम कुछ नज़र नहीं आता। नज़र आता है तो ये कि इस मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है, नज़र आता है तो ये कि इस मुल्क में कूड़ा जो है वो हर जगह फैला हुआ है, नज़र आता है तो ये कि हमारी जो बीचेज़ हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने फेंकी हुई हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, जो समंदरी हयात है उसके लिए भी नुकसानदेह है। सो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। ये आपको इस वक्त हम सूरत हाल दिखाएंगे। अगर आपने लेटली विज़िट किया है कराची का, क्लिफ्टन का और साहिल समंदर का, तो इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है ये जानेंगे हम अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। इस वक्त मौजूद है क्लिफ्टन में। हाँ, चांद नवाब बताइएगा, क्या आप मनाजिर देख रहे हैं? साहिल समुंदर के क्या मनाजिर हैं? आप कहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जिस तरह आपने कहा कराची खूबसूरत शहर होता था, बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली का जाए पैदाइश, बाबा कौम से आज पूरी कौम शर्मिंदा होगी कि कायद आज़म के शहर की जिस तरह खूबसूरत कायद आज़म के दौर में था उसे हम संभाल नहीं सके। मैं मौजूद हूँ कराची के कुदरत की अल्लाह ताला की जानिब से एक तोहफा है पाकिस्तान के लिए। साहिल समंदर पर मौजूद हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन टूरिज्म की बात की जाए तो कराची में हील पार्क था जिस पर कब्जा हो गया, बाबा हिट तमाम हॉक्स पे, पैराडाइज पॉइंट, ये इतने खूबसूरत जगह है। अगर इनको टूरिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाए तो पैसा, लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पूरी कौम जो है शुक्रिया अदा करती है कि उसने किडनी हिल जो है उस पर कब्जा जाता उसे खत्म कराया। लेकिन कराची लोग पूरे पाकिस्तान से क्या दुनिया से देखने आते थे इसका समंदर खूबसूरत। मुझे अच्छी तरह याद है जिस तरह कहा कि यहाँ पे जब वो पढ़ा करती थी जेपीएमसी में खूबसूरत होता था, ये ट्राम चलती थी, बग्गिया जो और तांगा गाड़ी चलती थी, घोड़ा गाड़ी चलती थी, पूरी लाइटिंग में जो है शारा फैसल पे बोर्ड लगे होते थे, खूबसूरत देखने के मनाजिर होते थे। लेकिन अगर इस पे अगर देखा जाए, अगर आप M9 सुपर हाईवे पे जाए तो पहाड़ी इलाका है, अगर इस पर टूरिज्म बनाया जाए, लेकिन वहाँ भी हाउसिंग स्कीमें बना दी गई है, बड़े बड़े बना दी गए। अगर हिल पार्क की बात की जाए तो इतना खूबसूरत हिल पार्क होता था, लोग पूरे यहाँ देखने आते थे, पूरा मनाजिर कराची का नजर आता था। समंदर पर हवा बंदर होता था, जहाँ जैसे जागीर बादशाह ने अब हवा बंदर बनाया था, हवा बंदर से लोग समंदर पर पैदल आते थे, बीच में दुकानें होती थी, चीजें खरीदने की लोग आते समंदर पे आते थे। लेकिन अफसोस के समंदर को इस तरह हमने नहीं रखा जिस तरह दुनिया में रखा जाता है। अगर जी चांद नवाब, आप हमें जरा मनाजिर भी कुछ दिखाइए कैमरे की आंख से कि कहाँ पर रश होना चाहिए था, सयाह मौजूद होने चाहिए थे, इस वक्त साहिल समुंदर कैसा लग रहा है और कितने लोग मौजूद हैं? जी मुझे बड़ा अफसोस होता है अगर मेरा कैमरा में खान दिखा सके, ये साहिल समंदर है जहाँ पाकिस्तानी फ्लैग लगा के घोड़ा और ऊंट वाला इंतजार कर रहा है कि आज पहले सुबह यहाँ वॉक करने लोग आते थे सुबह सुबह, लेकिन अफसोस है कि नहीं आते क्योंकि पानी इतना जब आता है तो यहाँ गर्द होता है। बलूचिस्तान के अगर साहिल को देखा जाए बिल्कुल यूरोप के नीले तरह पानी होता है, ये बहरे अरब का पानी अगर इसको साफ किया जाए तो ये इतना खूबसूरत होगा कि हमें यूरोप जाने की जरूरत नहीं है। ब्लू कलर का पानी होगा, आप चले जाए ओमाड़ा चले जाए या कहीं भी चले जाए वहां पे आपको पानी बिल्कुल साफ सुथरा नजर आएगा। लेकिन कराची का जो समंदर है इस पे लोग आते नहीं है। पहले जो सैर और तफरी के लिए कराची आते थे मुल्क भर से, सबसे पहले कहते थे बाबा कौम के मजार पे जाएंगे, उसके समंदर पे जाएंगे, सी व्यू पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सुबह के टाइम भी मुझे नजर कोई नहीं आ रहा, और इतवार के दिन तो हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं आते क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं है, लाइटिंग नहीं है यहाँ पे, ट्यूलिप। लेकिन यहाँ पे इस समंदर में बिल्कुल ठीक है। चांद नवाब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें साहिल समुंदर से कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है। हम सब परेशान है, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, इतना टैक्स इकट्ठा किया जाता है, लेकिन ये हालत क्यों? आप गए ये जिन पॉइंट्स का नाम है, पैराडाइज पॉइंट, सैंड्स पे, सब पॉइंट्स पे नहीं गया मैं, समझा आप उसकी बात। ये सब बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हैं, गोल्डन रेत। और अगर आप जो ये बलूचिस्तान के साहिलों की बात करें, और बारा गिडानी और हमें ग्वादर का तो मालूम ही है, व्हाइट सैंड एंड ब्लू वाटर्स, लेकिन हम अपनी इन चीज़ों को क्यों नहीं कैश ऑन कर सक रहे? इस हवाले से मेरा ख्याल है बातचीत करते हैं। हमारे साथ साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। फ़हीमुज़्ज़मान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि लाहौर जो है उसको न्यूयॉर्क टाइम्स जो है पाकिस्तान के बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल कर लिया गया है। शुमाली इलाका जात जो है पाकिस्तान, उनकी खूबसूरती का हमेशा जिक्र होता है। कराची हमारा जो कि जिसे कहते हैं साहिली इलाका है, शहर है, उसका क्यों नाम नहीं आता? यहाँ पे जो मसाइल हैं वो क्यों दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं?
सबसे पहले तो प्रोग्राम में शामिल करने का दोनों हज़रात का शुक्रिया। देखिए, आप लाहौर को और कराची को ईमानदारी से कंपेयर नहीं कर सकते। लाहौर एक बहुत अच्छा शहर है, लाहौर एक तारीखी शहर है, उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी सेटिंग्स हैं, मगर लाहौर उस तरह से इकोनॉमिक मैग्नेट नहीं है जिस तरह से कराची है। कराची पोर्ट सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और कराची एक बहुत ही गरीब परवर शहर है। अच्छा, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आते हैं, जिसकी वजह से कराची के अंदर आप एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखते हैं। अच्छा देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह देना या पाकिस्तान आबादी का इस तरह बढ़ना, वो तो एक अलग बात है, मगर कराची जो है पाकिस्तान के जो एक ओवरऑल कह लीजिए मसाइल हैं या चीज़ें हैं, उनसे कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में लाहौर से भी पैसे टैक्सेस जनरेट होते हैं, कराची से बेइंतहा जनरेट होते हैं, मगर पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जो टैक्सेस हैं वो नॉन डेवलपमेंट पे चले जाते हैं। हमारे लिए हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी स्टेट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिनकी वजह से वो पैसे जो शहरों की बढ़ोतरी के ऊपर होना चाहिए वो नहीं होते। लाहौर, चूंकि लाहौर को लोग तख्ते लाहौर भी कहते हैं, पाकिस्तान का दिल भी कहते हैं, तो उस पे तो रिसोर्सेस फिर भी किसी ना किसी हवाले से आ जाते हैं, मगर जो कराची को वसाइल दरकार हैं वो बेइंतहा ज़्यादा हैं लाहौर के मुकाबले में। कराची के मसाइल एक तरफ, हम आज बात कर रहे हैं सयाहती मकामात की। जब सयाहती मकामात का जिक्र होता है तो हम बात करते हैं लाहौर में फ़लाँ चीज़ भी है, फ़लाँ चीज़ भी है, अगर हम चले जाएं तो हम कहते हैं कि जी कि उधर हमें केपी में ये मिल जाएगा। जब कराची का जिक्र होता है तो हम सयाहती मकामात आइडेंटिफाई ही क्यों नहीं कर सके, हम लोगों को बताने में क्यों कासिर रहे, हम इंटरनेशनली ये बात बताने में क्यों कासिर रहे कि भाई कराची में अगर आप आएँ तो आपको ये चीज़ भी मिल सकती है, आपको ये मकाम भी मिल सकता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे कराची के, कौन से मकामात थे जिनको अभी हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और सयाहती मकामात उनको बनाया जा सकता है? देखिए, सयाहती मकामात जो हैं, एक तो आपने कराची के कोस्टल एरिया की बात की। दुनिया में मालदीव्स तो सरवाइव ही पूरा माले सिर्फ अपने समंदरों की वजह से करता है, कराची में वो तबाही है। अच्छा, फिर उसके बाद कराची के आसपास मकली के कब्रिस्तान हैं। कराची वो के पास वो जगह है जहां से अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो चला था, नियाकस लीड किया था, वो कराची से वो जगह है जहां सादक़ीन ने अपनी एक पूरी जिंदगी जो है लगाई और अपनी जो कैक्टस के ऊपर सारी पेंटिंग्स की। कराची में बहुत सारी बिल्डिंग्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, चीजें हैं, मगर देखिए सयाहत का ताल्लुक सिर्फ मकामात से नहीं होता, ओवरऑल एनवायरनमेंट से होता है। कराची में सिवियर ओवर कंजेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से, मतलब आप कराची लाहौर तस्वुर नहीं कर सकता 41 लाख मोटरसाइकिलें अगले 100 साल में भी। कराची में आज 41 लाख से 20 साल पहले खुद कराची में 3 लाख कारें थी, आज 16 लाख। तो आपको जो ट्रैफिक, जो शोर, जो पोल्यूशन, ये तमाम चीजें मिलती हैं, वो चीजें सयाहत का एंटी क्लाइमेक्स है। जब तक आप इन चीजों को नहीं कंट्रोल करेंगे, आप कराची का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कराची में सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद हैं, मगर वो मोस्टली रिडंडेंट है, ठीक है। उनको इस शहर के बेटे खुद उल्टी छुरी से काट के खा गए। महमूदाबाद स्विच ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कोई 6000 घर बना दिए गए। इसी मतलब कराची का जो दर्द है ना, वो कराची का दर्द वो उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है जिसको हर शख्स काट के खाना चाहता है कि शायद मुझे सोने के अंडे का ज्यादा बड़ा हिस्सा मिल जाए। सयाहत उस वक्त कराची में नहीं हो सकती जब कराची के अंदर एक पुरसुकून कराची में बेहतरीन हिल्स हैं, खूबसूरत हिल्स हैं, ठीक है ना। किडनी हिल की आपने अपने उसमें बात की। देखिए, किडनी हिल कराची के जो ओरिजिनल पाकिस्तान बनने के वक्त के जो टाउन प्लानर थे, उनका नाम था अली अहमद खान। उन्होंने उसको प्लान किया था कराची के मेन वाटर रिजर्वायर के तौर पे कि दरियाए इंदस का पानी एक दफा इस 63-64 एकड़ की पहाड़ी पे आ जाएगा और वो सबसे ऊंचा मुकाम था, फिर यहाँ से पानी बाय ग्रेविटी जो है जाएगा।
इस शहर के बेटों ने ही उसको काट के खा लिया। तो सिद्दीकी ये साहब, जो ये दर्द है चीजें कराची टर्न का, हो सकती हैं क्या? हम जो पुराने कराची की तस्वीरें देखते हैं जिसमें रोड्स इतनी खुली हैं, जिसमें डबल डेकर्स चल रहे हैं, जिसमें सिनेमाज हैं, जिसमें लोग जो है वो खुशहाल भी हैं, खुशबाश भी हैं, जिसमें शहर जो है वो भी एक लिवेबल प्लेस जो है वो नजर आता है, ये सब चीजें मुमकिन हैं और क्या हो बिल्कुल सकती मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। नहीं देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए कराची को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? देखिए कराची एक इंतहाई गरीब परवर और एक नॉन एक्सट्रीमिस्ट सिटी है। देखिए कराची में आज भी मेरीवेदर टावर, आपने टावर का नाम सुना होगा, उसके चारों तरफ स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है। कराची में यहूदियों के आज भी साफ सुथरे कब्रिस्तान मौजूद है। कराची में आज भी इस मुल्क का सबसे बड़ा जो सलीब है वो आपको गोरा कब्रिस्तान के बाहर नजर आएगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। तो सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा नौजवानों को अपनी सबसे बड़ी ताकत करार देते हैं और वो इस बात का कई बार इजहार भी कर चुके हैं कि कौमों की तरक्की नौजवानों की तरक्की से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए ऐसे ही ख़यालात का इजहार किया है। बिल्कुल ऐसे ही, और उन्होंने कहा है कि नौजवानों को अगर अच्छी तालीम और फ़नी तरबियत दी जाए तो वो ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि मुल्क को भी मुआशी लिहाज से ऊपर ले जाएंगे। वज़ीर आज़म की नीयत और उनके अज़्म पर तो किसी को कोई शुबा नहीं है, मगर सवाल यहाँ पर यह है कि PTI की हुकूमत और जो गुज़श्ता हुकूमतें थीं उन्होंने नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए कौन से अमली इक़दाम किए हैं? बिल्कुल सही। और वो जो हम मिसाल हमेशा देते हैं ना कि क्या आप उन्हें भीख दे देते हैं कुछ थोड़ी सी, या फिर उनको वो हुनर देते हैं जिसके साथ वो सारी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार भी कमा सकें, मुल्क की तरक्की की उसमें शामिल भी हो सकें धारे में, और मुल्क की तरक्की और खुशहाली का जरिया भी बन सके। ये वो बुनियादी एलिमेंट्स हैं जिसके बेस पे अगर हम जज करें तो हमें नज़र आता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं उस तरह से। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर आमिर डोगर साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस वक्त बातचीत करेंगे। आमिर डोगर साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, वज़ीर आज़म ने वाना में नौजवानों की बेरोज़गारी के मसाइल के हल और उनके लिए मौक़े पैदा करने की बात तो की है, मगर मौजूदा हुकूमत के कामयाब नौजवान प्रोग्राम में अभी तक नौजवानों के लिए अमली तौर पे कुछ नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से हमने क्या ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है ये हर नौजवान का क्या प्रोग्राम है और हर एक नौजवान के मसाइल जो है उसको मुलाजमत, बेरोज़गारी जो है का खात्मे के लिए मददगार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहमियत का हामिल आपका ये सवाल है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम में 11 बैंकों को कहा गया है कि वो नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज़े दें बिला सूद, और उसमें नौजवानों ने फ़ायदा उठाना शुरू किया। कुछ बैंकों ने बाकायदा कर्ज़ों का इजरा शुरू कर दिया। इसके असरात आपको कुछ अरसे के बाद मिलेंगे और वो नौजवान जो छोटे मोटे काम हैं वो इस कर्ज़े से हासिल कर सकेंगे और इससे बेरोज़गारी का भी खात्मा होगा और मुल्क की मैशत शहरों में। ठीक है आमिर डोगर साहब, चीन और भारत के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान जो दही आबादी है वो पाकिस्तान में मौजूद है। ज़राअत हमारी पहले ही ज़वाल पजीर है, हमारे किसान रो रहे हैं, तो हुकूमत ने दही नौजवानों के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया है कि हुकूमत का जो नौजवान प्रोग्राम है वो भी शहरी स्किल्स पर फोकस्ड कर रहा है, और वो अगर शहर में आ जाएंगे नौजवान तो फिर शहरों में तो मजीद मसाइल खड़े हो जाएंगे। है उसको उसके ऊपर भी तवज्जो देने की बड़ी ज़रूरत है। हुकूमत ने जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम बनाई है वो बिला तफरीक है, देहात और शहर के नौजवान उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वोकेशनल सेंटर हैं, बाकी ट्रेनिंग सेंटर हैं, बाकी जो कॉलेजेस और स्कूल्स जो देहातों में हैं उनको अपग्रेडेशन किया जा रहा है, उसकी ज़रूरत है। देहात से शहरों का जो राब्ता है उसको बेहतर बनाया जा रहा है। तो नौजवान तो शहर का है या देहात का है, हुकूमत बिला तफरीक उसके रोज़गार के लिए बेहतर मौके और वसाइल फ्राहम कर रही है। आप देखें कि हमारी जो मुआशी टीम है 2-2.5 साल की उसकी मेहनत से आज हमारी मईशत तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है और इंडस्ट्री चल रही है और कारखाने चल रहे हैं। जब इंडस्ट्री चलेगी, बिलखसूस टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की मैं बात करूँगा और कॉटन इंडस्ट्री की बात करूँगा, तो वो रोज़गार मिलेगा, मिलें चलेंगी तो रोज़गार मिलेगा। और ज़्यादातर देहात के नौजवान हैं
जो उन मिलों में रोज़गार हासिल करते हैं। और इसके अलावा भी हर शोबा को तरक्की देने के लिए दिन रात रिफॉर्म्स की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर हर जुमेरात को जो एक इंडस्ट्री का शोबा है, जिसको आलमोस्ट हमने जो तामीरात का शोबा था उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया, उसके ऊपर मीटिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसकी पॉलिसीज़ बन रही हैं। बैंक्स को बड़ा आउट गोइंग किया है, वो उनके लिए फाइनेंस मुहैया कर रहा है। और आप देखेंगे कि अगले कुछ महीनों के बाद अभी एक रिलीफ जो दिया था कि बिल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और और इंडस्ट्री के शोबे के लिए, वो इसीलिए था कि अगर इंडस्ट्री का शोबा चल पड़ेगा तो उसके साथ अलाइड कोई काफ़ी सारी इंडस्ट्रियाँ छोटी छोटी, जब वो चल पड़ेंगी तो फिर नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। डोगर साहब, सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्र 30 साल या 30 साल से कम है। और ये एक यूथ बल्ज है जिसका मेजर हिस्सा जो है वो देहाती इलाकों में मुकीम है, जहाँ पर उनके पास ना तो स्कूल है, ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना टेक्निकल एजुकेशन है। उसके लिए भी उन्हें शहरों में आना पड़ता है। अब ना टेक्निकल स्किल्स नौजवानों को दिए जाते हैं। हमारे जो यहाँ से नौजवान बाहर जाते हैं उनके पास भी वो स्किल्स नहीं होते, ना प्लम्बिंग का, ना इंजीनियरिंग का, जिसके साथ वो दुनिया में एक अच्छी मुलाजमत हासिल कर सकें। देही स्किल्स जो है उसको भी अपग्रेड करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन जो है वो नहीं दिखाई दी जा रही। तो छोटे छोटे फंड्स एंड स्कॉलरशिप्स देके हम समझते हैं कि हम 60% आबादी जो है उसके बुनियादी मसला कि उन्हें मुलाजमत, रोजगार के मौके मिले, उसका हल निकाल रहे हैं। देखिए, आज तो जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जब वाईफाई का सिग्नल जहाँ भी पहुँच गया तो वो देहात और शहर का तो फ़र्क ख़त्म हो गया। उतने ही अक्सर मौके फ्राहम कर रही है हुकूमत, जितने बराबर बुनियादों पर, जितने शहर के नौजवानों को और लड़कियों को और लड़कों को, और उतने ही देहात के लड़कों और लड़कियों को। बल्कि अगर आप पोजीशंस देखें जो आती हैं बोर्ड्स में और ऊपर बड़े बड़े इम्तिहानात में, तो देहात के लड़के और लड़कियां तो आजकल ज़्यादा पोजीशंस ले रही हैं। वो शहर से ज़्यादा, क्योंकि मेहनती होते हैं, स्ट्रगल करने की उनको आदत होती है, उनका एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि वो सुबह देखते हैं अपने बाप को, अपने वालिदैन को, अपनी वालदा को कि मुंह अंधेरे किसान अपना हल जोतता है और वो चला जाता है खेत के अंदर अपनी काश्तकारी के लिए, मेहनत के लिए, नौजवान भी साथ होता है। तो वो उसके जिसको कहते हैं लाइफ स्टाइल ही ऐसा होता है कि उसने मेहनत करनी होती है। तो हुकूमत पूरी कोशिश है, कर रही है कि देहात के नौजवानों को और लड़कियों को भी बेहतर मौके दिए जाएं ताकि वो बेहतर जदीद अलूम करके रोज़गार अपना बिल्कुल बेहतर ठीक है। बना आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन ये मामला बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर वो नंबर ज़्यादा ले रहे हैं तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि तमाम जो स्किल्ड प्रोग्राम्स हैं वो शहरों में होंगे। हर देहाती नौजवान के लिए एक तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो शहर आ सके, उसकी अपनी फैमिली वहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ मसाइल हैं, एक्सपेंस बढ़ जाता है, अखराजात नहीं है उनके पास, और फिर उधर अंडे मुर्गी के अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम देहाती नौजवान को दे सकें। और 60% आबादी पे मुश्तमिल होने का मतलब है एक नौजवान मुल्क, लेकिन एक टिकिंग बॉम्ब है। अगर हमने 60% नाखुश और बेरोज़गार नौजवान पैदा किए तो ये हमारे लिए एक ऐसा अंदरूनी ख़तरा है जिसमें हमें मतलब सिक्योरिटी मसाइल से लेकर जराइम पेशा अफराद के बढ़ने तक हर एक चीज़ का सामना करना पड़ेगा। और 60% रोज़गार में और एक तरक्की याफ्ता और एक तरक्की पजीर मुल्क में जिसे कहते हैं अफरादी कुव्वत का होना एक ऐसी बड़ी ताकत है जो पाकिस्तान का जिसे किस्मत बदल सकता है। बिल्कुल फरा, अभी हम जिन नौजवानों पर फख्र कर रहे हैं ना कि इतनी बड़ी आबादी हमारी नौजवानों की है, ज़रा 15-20 साल आगे करके देखें, अगर इनको कुछ ना सिखाया गया तो ये सबसे ज़्यादा बोझ होंगे इस मुल्क के ऊपर। अभी हमारी हुकूमत जो है वो पेंशन्स नहीं दे पा रही है, हमें इतने ज़्यादा मसाइल हैं और उनको हम क्या दे पाएंगे। बिल्कुल सही। सो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके लिए अभी काम करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम एक मसले का जिक्र कर रहे थे कि जिस मुल्क की 60% आबादी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल हो और नौजवानों के लिए हमें कोई रास्ता ना नजर आए कि उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, कौन सी डिग्री लेने से उनके लिए बेहतर ज़िंदगी के मौके जो हैं, कौन सी टेक्निकल एजुकेशन जो है वो उन्हें हेल्प करेगी। वहाँ पर भी जो हम जिक्र कर रहे थे, अल्टीमेट नतीजा ये होता है
कि जराइम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों चीज़ों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम कराची की बात करें तो जराइम पेशा अनासर शहरियों को लूटने के नित नए तरीके ढूंढते रहते हैं, और सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क का यही हाल है। वहाँ पर हमें नई नई जो है ना इनोवेटिव अप्रोच नज़र आती है। कोरोना वबा के दौरान ऑनलाइन राइडर्स के ज़रिए चीज़ें मंगवाने के रुझान में इजाफा हुआ, तो डिलीवरी बॉयज़ के रूप में वारदातों का नया सिलसिला कराची में शुरू हो गया। और बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल है ये ऐसा नहीं है कि एक आधा वाक़या हो गया। ये आप मुख्तलिफ वाक़यात इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि CCTV कैमरों की जो फुटेजेस हैं कि एक वारदात हुई शहर के इलाके गुलिस्तान जौहर में। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शहरी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिम आते हैं, जिनमें से एक ने अपने पीछे ये जो फूड डिलीवरी का बॉक्स है ना ये पहन रखा है, और चेहरे पर मास्क पहने मुलजिम शहरी की माहिराना अंदाज में तलाशी लेता है और लूट मार करके फरार हो जाता है। ना कि पुलिस रोकेगी ना कुछ होगा। किधर जा रहे हो जी? पिज्ज़ा डिलीवर करने जा रहे हो। किधर जा रहे हो? कि जी फलां चीज़ है वो देने के लिए जा रहे हो। एक तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के नाम पे जो कैमरे लगाए गए हैं वो तो पहले ही नहीं फोकस कर सकते कि शक्लें क्या हैं, ऊपर से मास्क की वजह से और भी जो पहचान है मुश्किल हो जाती है, और फिर ये जो भेस बदल लेते हैं वो अपना, तो वो उनको ज़्यादा सहूलत हो जाती है। इस वजह से हम अपने नुमाइंदे से जानेंगे। फ़याज़ यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। फ़याज़, ये जो वारदातें बढ़ी हैं और उसमें ये जो डिलीवरी बॉयज़ के रूप में अब जो वारदातें जो हैं ये की जा रही हैं, आपके ख्याल में ये कोई गैंग है, कोई ग्रोह है, और इसके लिए क्या किया जा रहा है? वो कराची में जो है स्ट्रीट क्रिमिनल हमेशा ही एक नया रूप लाते हैं। कभी मुलजिमान जो है अपने साथ ख़वातीन और बच्चों का सहारा लेते हैं, तो कभी मुलजिमान जो है हेलमेट पहन लेते हैं ताकि शनाख्त से बच सके। लेकिन अब जो है मुलजिमान ने एक नया रूप इख्तियार कर लिया है। मुख्तलिफ़ इलाकों में वो वारदातें कर रहे हैं। इस दौरान जो है वो फूड डिलीवरी के जो आइटम्स हैं उनके बैग पहन कर जाते हैं, और उसमें जो है बैग के अंदर वो पिस्टल छुपाते हैं। जैसे वो किसी शहरी के पास जाते हैं तो फौरी तौर पर जो है उस बैग से पिस्टल निकाल कर लूट मार करके फ़रार हो जाते हैं। ये इतने शातिर मुलजिमान हैं कि वारदात के दौरान ये बैग के साथ साथ जो है कैप और हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो इनका जो राइडर है वो हेलमेट पहन ले, जो उसके बैकअप में मौजूद होता है मुलजिम वो कैप पहन ले और मास्क इस्तेमाल कर ले ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके। अब तक पुलिस के पास जो है मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई हैं। पहली शिकायत जो है उनके पास जो है फिरोज़ाबाद थाने की हदूद से मौसूल हुई थी, जहाँ उन शहरियों ने बताया था कि उन्होंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया, बर्गर मंगवाया, लेकिन बर्गर जो देने आया उस शख्स ने जो है असला दिखाकर जो है उनसे मोबाइल फ़ोन और कैश छीना। अब पुलिस ने जब इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात की तो एक मुलजिम अब्दुल रऊफ़ को गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि उसने 10 रोज़ कबल एक कंपनी में ज्वाइनिंग दी थी, जहाँ से उसको बैग मिला और उसके पास एक काफ़ी अरसे से एक पिस्टल पड़ा हुआ था। वो उस बैग में छुपा कर ले जाता था, जहाँ वो देखता था कि लोग कम हैं, ख़वातीन हैं या कम उम्र लोग हैं, तो उनसे वो असला दिखाकर जो है अपना तमाम तर कैश मोबाइल फ़ोन छीन लेता था। अब ये गुज़िश्ता रोज़ वारदात हुई है गुलिस्तान जौहर और गुलजार हिजरी में, जहाँ इसी तरीके से वारदात हुई है। पुलिस का कहना है कि ये एक मुनज़्ज़म ग्रुप है जो इस तरीके से वारदातें कर रहा है कि ऑनलाइन ग्रुप है जो इसी तरह से वारदातें कर रहा है। फयाज, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। ये बड़ा ही मामला है और कराची में खुसूसी तौर पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। CPLC के साबिक सरबराह अहमद चनॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद चनॉय साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये देखने में आ रहा है कि वारदातें हो रही हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं या डिलीवरी बॉयज़ की शक्ल में वारदाती हैं जो मौजूद हैं। पुलिस किस तरीके से इस तमाम मामले को देख सकती है? कैसे इल्म होगा कि ये वारदाती है या फिर ये डिलीवरी बॉय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे भाई ने बताया कि नित नए तरीके जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और ज़ाहिर एक क्रिमिनल है वो इनोवेशंस करता है, नए उसमें जो है वो नए तरीके वारदात ढूंढता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये नए तरीके वारदात आती है तो फिर हमें भी एज अ सिटीजन्स और एज एन एडमिनिस्ट्रेशन ये हिदायत वाज़े तौर पे देनी चाहिए कि किस तरह इन डिलीवरी बॉयज़ से जो है वो डिलीवरी ली जाए। कभी भी ये नहीं होता कि जी आप घर का पूरा दरवाज़ा खोल दें और उनको कहें कि अंदर आ जाएं और अंदर आके जो चाहे वो कर लें। ये तो फिर गेट के अंदर एक सुराख बनाना पड़ेगा जिसके अंदर से आप पैसे देंगे और आपकी डिलीवरी आएगी। इस तरह जो है वो खुलेआम नहीं हो सकता। कराची में 90% शायद ऐसे लोग हैं कि जिनके घरों में कोई चौकीदार नहीं होता कि वो पहला इंटरेक्शन करे। पहला इंटरेक्शन घर वालों से ही होता है। दूसरा, जो रास्ते में ये लूट लेते हैं उसमें भी मैं अब समझता हूँ कि पुलिस को अपनी हिकमत अमली ये बनानी चाहिए कि किसी तरीके से जो है वो इन तमाम राइडर्स को जब ये शहर में घूम रहे हों तो उनको चेक किया जाए कि जी ये क्या खाना लेके जा रहे हैं या असला तो साथ नहीं लेके जा रहे। ये दोनों चीज़ें नहायत अहम है। और फिर तीसरा, वही हम राग अलापते रहते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, जो अब तक नाफिजुल अमल नहीं हुआ, पता नहीं कब आएगा वो।
लेकिन अब ये जो हमारे नुमाइंदे ने बताया, फयाज अभी जो जिक्र कर रहे थे कि उस लड़के ने मुलाजमत इख्तियार की एक ऐसी इदारे में जहाँ से कि डिलीवरीज होती थी, वहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन ली, फिर डिलीवरी देने के बहाने वहाँ पहुँचा, पिस्तौल दिखाकर उसने वो ले लिया। भले कोई छोटा सा सुराख भी, जब कोई पिस्तौल दिखाएगा आपको तो फिर मजबूरी होगी। तो इन तमाम मामलात को आप कैसे देखते हैं कि कितना ज़्यादा सख्त क्रैकडाउन ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये जो नाजायज़ असला है इसके ऊपर कैसे काबू पाना पड़ेगा ताकि इन मामलात का सद्देबाब हो सके? देखिए, इसमें पहली प्रायोरिटी तो यही है कि पुलिस जो है वो अपनी स्नैप चेकिंग को बढ़ा दे, जितने भी डिलीवरी बॉयज़ जा रहे हैं उनको चेक करें। लेकिन मैं यहाँ फिर कहूँगा कि खुदारा पुलिस उनको तंग ना करे, ऐसा ना हो कि उनका खाना जो है वो रख ले और उनको कहे कि जी आप जाएँ यहाँ से। मैं समझता हूँ कि यहाँ बुर्दबारी का सबूत देना चाहिए तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी, कि उनकी तरीके से चेकिंग कर लें और फिर उनको आगे जाने दें, ताकि जो शहरी इस मुसीबत और अजाब में मुब्तला हैं उससे उनकी निजात दही हो जाए। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये लातादाद वारदातें हैं जो शहर में हो रही हैं, रिपोर्टिंग बड़ी कम तादाद में है, और जब रिपोर्टिंग कम तादाद में होती है तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। लेकिन अगर 10 रिपोर्टिंग भी है तो मैं समझता हूँ कि शायद 100 वारदातें हैं, और इन 100 वारदातें जो हैं वो एक लम्हा फ़िक्रिया हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए। बिल्कुल ठीक है। अहमद चौनाई साहब, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, जो ऐसे इदारे होते हैं जिन्होंने कानून नाफिज करना होता है वो प्रोएक्टिवली चल रहे होते हैं। हम तो रिएक्टिव भी नहीं है, कम से कम रिएक्टिव ही हो जाएं। ये इतना बड़ा जो है नाकिस हमारा एक निज़ाम क्यों है कि हम रिएक्टिव नहीं हो रहे? होना तो हमें प्रोएक्टिव चाहिए था। कैसे मामलात हो सकते हैं जब ऑनलाइन इतना निज़ाम हो गया? देखिए, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक सतम ज़रीफ़ी है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बिलखुसूस पुलिस की तरफ से, कि अब तक वो जो एक फ्रेंडली पुलिसिंग का इशू है उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका, कि किस तरह एक फ्रेंडली पुलिस हो, रिएक्टिव पुलिस हो और आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो आगे लेकर बढ़े। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई कोशिशें नहीं हुई हैं, वो कोशिशें अपनी जगह पर है, लेकिन वो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं जो आने चाहिए वो शायद आए नहीं हैं, और इसी वजह से ये परेशानी है, इसी वजह से ये नया तरीक़ा वारदात आ गया है। अब होना तो ये चाहिए कि ये नया तरीक़ा वारदात ज़ाहिर आएगा क्रिमिनल्स की जानिब से, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जब ये नया तरीक़ा वारदात आया है तो फिर इसकी सरगोबी के लिए फौरी तौर पर रिएक्टिव पुलिस फोर्स जो है वो आगे आनी चाहिए, इसका सद्देबाब करे और आवाम को जो है वो इस अजाब से निजात दिलाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अहमद चौनाई साहब हमारे साथ थे, साबिक सरबराह CPLC। लेकिन बात यह है कि अगर डाकू और लुटेरे जो हैं वो इतने जिद्दत पसंद हैं तो पुलिस को भी रिवायती तरीक़ों से हट कर कुछ जिद्दत पसंद होना पड़ेगा। उनको भी मुजरिमाना जहनीत के मुताबिक सोचना पड़ेगा कि क्या क्या नए तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं और उनको रोकने की क्या हिकमत अमली और तदबीर हो सकती है। ना सिर्फ वो वज़ा करनी होगी बल्कि उसको लागू भी करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों पर, जो हम शहरी हैं, हम लोगों पर लागू होती है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे कि क्या होता है कि हमें कॉल आता है कि जी कि आपका ऑर्डर आ गया, हम वही मोबाइल कान से लगाए हुए बाहर चले जाते हैं, जी मुझे आपकी गली नहीं मिल रही है, अच्छा इधर से आ जाओ, मैं घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो ये वाला मामला वो ऐसे आता है, रखता है गान के जी निकालें और निकल जाएं। रिसीव आपने किए, इतने बड़े पैकेट होते हैं, आपको पकड़ रहे होते हैं, आपने पैसे देने होते हैं, आपने वो लेना होता है, तो ये सारा प्रोसेस जो है इसके लिए अब ये जो हमारी आउटलेट्स हैं जहाँ पे ये बिजनेसेस हैं, और आई एम श्योर कि दे विल कम अप विद सम स्मार्ट स्ट्रेटजी, वो इसको सेफ एंड सिक्योर करने के लिए भी कुछ ना कुछ हल जो है वो निकालेंगे, ताकि जितना हमसे हो सकता है ना हमने उतना करना है। बिल्कुल घर के अंदर से लें, इस तरह बाहर ना चले जाएं, और कराची में खुसूसी तौर पर इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, या पुलिस करेगी या फिर वो जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो लोग ही कुछ करेंगे कि हमारे डिलीवरी बॉयज़ जो हैं उनका तमाम कवायफ हमारे पास मौजूद। हाँ, न सिर्फ कराची, पूरे मुल्क के लोग मोहतात रहें और एहतियात है उसके साथ डील करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सब्जियाँ खाएं। हाँ बिल्कुल सही, सब्जियां खाएं और हज़ारों पाउंड जो है इनाम जीतें। ये हमने आपको पहले भी बताया कि बरतानिया में गैर हैवानी अज्जा से खाने तैयार करने वाली कंपनी जो है उनका ये अनोखा ऐलान है, और ये इसमें क्या हिकमत है, क्या इसकी खूबसूरती है, ख्याल इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर सारा फारूकी से। हमें ज्वाइन किया हमारे थे। कैसी है सारा? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइए, सब्जियां खाना मुश्किल काम नहीं है? नहीं,
इतना मुश्किल नहीं है अगर आप अपनी डाइट का इसको हिस्सा बना लें तो। खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ और चीज़ें भी बहुत सारी हैं जो साथ साथ लेनी चाहिए, सिर्फ वेजिटेबल्स के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। मसलन आपके ख्याल में तजवीज़ की जैसे इन्होंने कहा है कि आप जी क्या पूरा साल सब्जियां खाएं? आप सिर्फ ऐसा करें कि आपने 2 महीने जो है वो 3 महीने सब्जियां नहीं खानी है। आपको हम 68 करोड़ रुपए जो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं, 1 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तानी, आपने सब्जियां खानी है, गोश्त नहीं खाना। ये गोश्त खोरों के लिए, तो गोश्त के लिए कितना मुश्किल है सब्जी खाना? बिल्कुल बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको एक चीज़ की आदत है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई मतलब मौका आता है कि आपको इतनी अमाउंट मिल रही है तो लोग ज़रूर करेंगे। अच्छा करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मुतवाज़न ग़िज़ा का तसव्वुर है उसमें तो हमें हमेशा से वो एक फूड चार्ट दिखाया जाता है ना कि ये कितना कितना आपने खाना है, स्लैब्स क्या क्या है। गोश्त उसमें सबसे कम होता है, मगर हम लोग जो है वो ज़्यादा गोश्त खो रहे हैं, हम बाकी चीज़ें कम इस्तेमाल करते हैं। क्या असरात होते हैं सेहत पे अगर हम गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, सब्जियाँ और बाकी दालें वगैरह कम हो? डिपेंड करता है आप कौन सा गोश्त की बात करें। मटन बीफ अगर बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ फ़ैट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ऑटोमेटिकली आपको कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा, ठीक है। फिर आगे जाके हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस है, ख़ासतौर पर जिनको पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनकी फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा केयरफुल रहें। ब्लड प्रेशर का इशू भी इसी की वजह से बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल भी इसी की वजह से इंक्रीज़ होता है। फिर दिल की बीमारियां, फिर डायबिटीज़ भी जो है आगे जाके फिर इसी से कनेक्टेड है। तो कोशिश करें कि मॉडरेशन में हर चीज़ का इस्तेमाल करें। डॉक्टर सारा ये हमें बताएं कि हम सिर्फ सब्जियां खाना शुरू कर दें, क्या ये भी ठीक है कि एक चीज़ ही खाना आप शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है, बल्कि मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ कि क्यों आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि वो जो है थ्रू आउट द लाइफ या फिर कुछ अरसे के लिए वो सिर्फ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि मीट प्रोडक्ट्स का भी उतना ही ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है। मैं आपको अब साइंटिफिक वे में इस तरह से बता सकती हूँ कि जो आपके मीट प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो है ना आपके टोटल जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो मौजूद है उनके अंदर। जो ज़रूरी अमाइनो एसिड्स हैं वो आपको सारे आपके वेजिटेबल से नहीं मिलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी बॉडी सर्वाइव करती है। तो अगर आप वो इंटेक नहीं करें, आप सिर्फ वेजिटेबल्स का इंटेक करें, तो ऑब्वियसली उसकी जो है कमी पेशी होना शुरू हो जाएगी और आप सफ़र करेंगे। और अगर कोई शख्स $68,000 के लिए या फिर ये कह लिया जाए 50,000 पाउंड्स के लिए या पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए के लिए ये करना चाह रहा है, तो उसको करना चाहिए पैसों के लिए? वो अब उनकी मर्जी, अगर वो अपनी हेल्थ के साथ खेलना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा, वो बैलेंस बता दीजिए। जी, बैलेंस हमारे यहाँ मुसीबत ये है ना कि किसी को बुलाएं आप और उसको सब्जी पेश कर दें तो वो तो इंसल्ट तसव्वुर की जाती है कि यार आपने मतलब आपको रखना पड़ता है, गोश्त जो है वो आपको सर्व करना है टू ऑनर के। अगर आप ये चीज़ देखें ना, हमारे यहाँ जो रिवाज है, अगर कोई घर आता है तो उसको हमको हेल्दी चीज़ सर्व करता है तो आप फिर वो सोचते हो कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब हमारा वो एक वो बन गया है, एक रूटीन बन गई है कि हम इसी तरह से जो है काम करते हैं। लेकिन ट्राई यही करना चाहिए कि बैलेंस्ड हर चीज़ जो भी मतलब देखें, हमारे पास इतने फूड ग्रुप्स हैं, हम इन तमाम चीज़ों का इंटेक हर रोज़ करना चाहिए। उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, योगर्ट वगैरह हो गया, ठीक है, और फैट्स का भी अच्छा आपका इंटेक होना ज़रूरी है, और सीरियल्स का अच्छा इंटेक होना ज़रूरी है। सीरियल्स में आपके रोटी चावल वगैरह सारा कुछ आ गया। ये सब कुछ खाते हुए भी लोग वेट लूज़ कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन हम लोग जो है ना मुश्किल चीज़ों की तरफ हम लोग, हमारा सबसे पहला जो है वो होता है। अच्छा, हम लोग तो अक्सर घरों में जिसे कहते हैं ना बहुत सारे 3 कोर्स मील का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी जी, एक खाना बनता है और वो कम से कम 3 वक्त खाया जाता है। बहुत सारे लोग तो वो भी हैं जो उसको फ्रिज में रख के 2-2 3-3 दिन भी चला लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अभी इतना सारा कुछ आप करिए, एक दिन में कैसे खाया जाए, इसका कुछ तरकीब बताइए। खाया जा सकता है, लेकिन वही बात है कि अगर आपको पता हो कि आपने क्या खाना है। सुबह के टाइम अगर आप नाश्ते में रोटी के साथ अगर अंडा भी खा रहे हैं तो चले, यहाँ प्रोटीन्स भी आपको मिल गया, आपको सीरियल से भी मतलब मिल गया, और एक साथ में फ्रूट भी ऐड कर लें, फ्रूट भी ऐड हो गया। आफ्टरनून में आप अपने जो है रोटी के साथ सालन जैसे आप नॉर्मल खा रहे हैं उसमें आपको प्रोटीन भी मिल गई है, सीरियल भी आ गया है, साथ में आप वेजिटेबल सैलेड ऐड कर लें, वेजिटेबल्स आ गई हैं, और साथ में आप थोड़ा सा योगर्ट ऐड करें तो दही भी ऐड हो गई है। तो दूध दही में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इस तरह से सारा इनकॉर्पोरेट हो सकता है पूरे दिन तो में। कहा तो ये जाता है पूरा दिन जितना मर्जी सब्जी खाएं, सब्जी खाने से तो कुछ भी नहीं होता, सब्जी खाई जाओ जितना मर्जी खाई जाओ, ये तो आम सी बात है, घरों में इसी तरह से होता है। वालिदैन तो ये बताते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ताकत ही नहीं आती, जितनी देर तक गोश्त ना खाए ना, गोश्त एक ताकतवर ग़िज़ा है। बिल्कुल, ये बात सही है। सर्दियों में ज़्यादा हमें लगता है कि गरमाइश के लिए ज़रूरी है गोश्त का इस्तेमाल बढ़ जाता है आपको। हाँ जी, तो ताकत मिलती है, ये बात सच है, लेकिन वेजिटेबल्स का भी साथ साथ अच्छा इंटेक होना ज़रूरी है। और आप सही कह रहे हैं कि अगर वेजिटेबल्स का अगर आप अच्छा इंटेक रखते हैं तो आपकी बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूरी होती है। आपको पता है एक दिन में हमें अराउंड 5 to 6 कप्स चाहिए होते हैं वेजिटेबल्स सैलड के, लेकिन हम लोग नहीं लेते, ठीक है। हमारा कभी भी वो पूरा नहीं हो सकता। हम लोग दिन में अगर 2 कप भी वेजिटेबल सैलड ले लें तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो है फ्यूजन का,
यानी हम आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, बैंगन गोश्त, शलजम गोश्त, हर चीज विद गोश्त। जी और हर चीज में आलू भी। हाँ, तो इससे पूरा हो जाता है कि सब्जी भी मिल गई, गोश्त भी मिल नहीं, गया। पूरा नहीं होता। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि चलें गोश्त तो आप ठीक है, अब जो है भुन के आपने उसको बनाना है, लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं वो जितना ज़्यादा आप उसको पकाते जाएंगे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती चली जाती है। वाइटामिन मिनरल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, उनकी वो फिर वो इफेक्ट नहीं रहता बॉडी के अंदर, तो वो आप बेशक ना खाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिन में कितना गोश्त हमें खा लेना चाहिए और कितनी सब्जी खा लेनी चाहिए? गोश्त जो है आप 2 to 3 सर्विंग्स ले सकते हैं, यानी 2 से 3 दफ़ा, इस तरह से कि आपने दोपहर में जैसे 2 बोटी ले ली है और रात में आप 2 बोटी ले लें, इस तरह से आप खा सकते हैं। लेकिन भी अगर आप बीफ मटन खा रहे हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मछली अगर साथ ले लें तो फिर तीसरी दफ़ा मछली हो सकती है। हाँ, मछली तो ले सकते हैं, बिल्कुल। ज़्यादा वैरायटी रखें ना, चिकन का इस्तेमाल करें आप, फ़िश का इस्तेमाल करें, लेकिन जो मटन बीफ है उसका एटलीस्ट जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारे यहाँ जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है ना, क्योंकि अगर वेस्ट बात करता है बीफ की तो वो तो स्टेक की बात करते हैं जो मतलब है कि मीडियम वेल की उसमें आती है। हमारे यहाँ तो बीफ भी ब्राउन कलर का, लाल रंग का उसका ऑयल, तो ये तमाम चीज़ें हेल्दी कुकिंग का जो हमारा स्टाइल है वो भी तो नहीं है। तो हमें फिर कुकिंग मेथड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कोई भी चीज़ हो। अब अगर जैसे हम आलू की भी बात करते हैं ना, आप उसको फ्राई करके बना रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वो फ्राइज़ की फॉर्म में हो गया, उसमें कैलोरीज बढ़ जाती है, वो फिर आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हेल्थ के ऊपर। अगर वही आलू जो है बॉईल करके यूज़ करें तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से वो मेथड पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से बना रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल में आप उसको बनाएंगे ऑब्वियसली कैलोरीज भी बढ़ेंगी, फैट कंटेंट भी बढ़ेगा, फिर वही बात है कि कोलेस्ट्रॉल आपका। यानी कि मैं जो 1 करोड़ रुपया ये कमाने का सोच रहा था, ये मैं अपने दिमाग से बिल्कुल ख्याल निकाल दूं कि भाई बेहतर है कि निकाल दें। अच्छा, एक घर में ना बहुत सारे लोग होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और जवान लोग भी होते हैं, सबकी डाइट ज़रूरत फर्क होती है। बिल्कुल। तो फिर उसके लिए क्या करें? अब देखिए सबकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, एज के हिसाब से कैलोरिक रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, और दूसरा ये कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, या वो सिर्फ बैठे हुए एक जगह बैठ के टाइम गुजार रहे हैं, तो उसी पे है कि वो खाना कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन बच्चों की ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ज़रा ज़्यादा होती है बड़ों की निस्बत। तो बच्चों को तो हमें सारा कुछ देना, बिल्कुल, बच्चों को तो ज़रूरी नहीं कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ गोश्त। हाँ, नहीं, उनका नहीं, ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए है, मैं बता रही हूँ। जो बच्चों के लिए बीफ मटन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट उनकी अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन यह है कि एवरी सेकंड डे आप जो है उनको दे सकते हैं। और अंडों के बारे में बताइए कि अंडे भी तो प्रोटीन का सोर्स है। हाँ, सर्दियों में इसकी कीमत भी बढ़ जाती है और वैसे भी वो नायाब हो जाते हैं। हाँ, तो कितना इस्तेमाल होने चाहिए? अंडा आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है या इस तरह का कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो फिर अंडे का इस तरह से है कि एग वाइट्स आप यूज़ करना शुरू कर दें, लेकिन वैसे हर रोज़ जो है एक अंडा हर कोई खा सकता है। लेकिन अभी भी सिर्फ एग वाइट्स, क्योंकि अब तो वो आ गई थी थ्योरी के जर्दी के समेत खाने से भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, ये इसको पूरा ही खाना चाहिए। इसमें उसकी योग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी अच्छी हैं, तो फिर भी क्या सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल करनी चाहिए? हाइपरटेंशन में क्योंकि अक्सर कोलेस्ट्रॉल का भी इशू होता है, तो आपको जो है अंडे से वो कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, तो इसीलिए उनके लिए जो है हम लोग माइनस कर देते हैं कभी कभी। वो डिपेंड करता है कि पर्सन की कंडीशन कैसी है, लेकिन वरना हर रोज़ आप एक अंडा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरा रोजाना आप एक अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा फारूकी, आप आई और आपने मुझे बताया कि भाई अगर तुम पैसे कमाने का सोच रहे हो ना सिर्फ सब्जियां खा के, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। एतदाल पसंदी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में। बिल्कुल सही। सो एक जो मतवाज़न ग़िज़ा का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ साथ एक मतवाज़न और इतदाल पसंद ज़िंदगी का, मुतदल मिजाजी का जो तस्वर है वो भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए ताकि खुश रहें और हेल्दी रहें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।